हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय और हमने उदाहरण कर लिए थे कल के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 उसके सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। कल हमने क्या पढ़ा था कि यदि ए व बी कोई धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू बार विद्यमान हो, जिनके लिए क्या लिखा था हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमने लिखा था कि जहां r 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ये हमने कल तक पढ़ा था। अब इस पे बेस हम सवाल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। ये प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का हैसियत ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना आपको? हैसियत ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगानी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसके हमने उदाहरण किए थे कल कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जब तक भाग देते जाना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाए। शून्य आने के बाद अपना काम हो जाएगा खत्म। तो अब दोनों में से बड़ी कौन सी? 135 और 225 में 225 बड़ी है तो इसका भाग देंगे इसमें। भाग देना सबको आता है। ये 225 ये 135 कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या लिखेंगे? 135। कितना शेषफल बचेगा? 90। देखो अब शेषफल अपना 0 नहीं आया है, मतलब एक स्टेप हो गया अपना खत्म। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? हमेशा इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है। ये दूसरा स्टेप अपना। अब भी भाग एक बार जाएगा। कितना शेषफल? 45। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आए आपको ये प्रक्रिया करते जाना है करते जाना है करते जाना है। अब देखो दोनों में बड़ा कौन सा है? 45। 90 बड़ा है तो 45 का भाग देंगे 90 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्या आएगा? 90 घटाया कितना बचा? 0। शेषफल क्या आ गया अपना? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ जो संख्या होती है ये अपना क्या होता है? हैसियत। क्या होता है? हैसियत। तो ये हैसियत कितना हो गया? 45। परीक्षा में आपको ये भी करना है और इसके स्टेप भी लिखने के, कैसे कैसे स्टेप सीखिए आपको। तो यहाँ लिखेंगे अपने स्टेप। क्या लिखेंगे? स्टेप, चरण। तो पहला स्टेप क्या हो गया? ये पहला स्टेप है। इसको हमेशा बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। हमारा फॉर्मूला क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह ये लिखो। क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। दूसरा स्टेप ये क्या हो गया? ए बी, अब क्यू और आर। तो क्या लिखेंगे अब? 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। जब तक आर का मान 0 नहीं आए ये प्रक्रिया दोहराते जाना है दोहराते जाना है। तीसरा स्टेप ए हो जाएगा 90 बराबर बी अपना है 45, क्यू अपना है 2 प्लस आर। आर कितना हो गया? 0। जब आर 0 हो जाए तो ये जो संख्या होती है ये हमेशा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 45। इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। विभाजन एल्गोरिथम पर बेस अब दूसरा सवाल और करते हैं। जो पहले सवाल में 3 सवाल है जिसका दूसरा सवाल देखो लिखा होगा 193 और 38,220 का हैसियत। क्या याद करना है? हैसियत। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आए तो हमें फॉर्मूला क्या याद करना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब तक आर का मान 0 नहीं है इस प्रक्रिया को दोहराते जाना है दोहराते जाना है दोहराते जाना है। तो सबसे पहले देखो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये बड़ी है 220, बड़ा है 196 से। तो हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। बस ये भाग देना स्टार्ट कर दो। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। 38,220 भाग देंगे 196 का। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 196 माइनस करो। 12 में से 6 गया, 6 बचा। 17 में से 9 गया, 8 बचा, और ये बचा 1, और ये अपना आ गया 2। कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना आएगा? 1764। घटाओ। 12 में से 4 गया, 8 बचा। 15 में से 6 गया, 9 बचा। ये 0 ये 0। अब 0 उतार देंगे या 980। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अपना तो अब शेषफल क्या आ गया? 0। एक स्टेप पे ये भाग तो हो गया खत्म। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो यहाँ संख्या होती है वो क्या होता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? ये वाला। अब वापस इसको चरण में लिखना है तो इसका तो एक ही स्टेप बनेगा, चरण। पहला स्टेप बस। ये हमेशा क्या होता है? ए। ये हमेशा क्या होता है? बी। ये हमेशा क्या होता है? क्यू। और ये हमेशा क्या होता है? आर। आपको हमेशा बी लेना है। क्या लेना है? बी। बी जो बचेगा इधर वो अपना एचसीएफ होता है। तो क्या लिखेंगे? 38,220 बराबर होगा 196 इंटू 195 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ गया तो ये क्या हो गया? अपना एचसीएफ।
इसी प्रकार तीसरा सवाल और करते हैं हम, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक लास्ट, ये तीसरा सवाल 867 और 225 क्या निकालना है, एचसीएफ किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस कुछ ही नहीं करना, भाग दे दो जो छोटा है उसका, ये अपना हल। तो क्या करेंगे 867 किससे भाग देंगे 255 से, और भाग जब तक देते जाएंगे जब तक कि आर का मान या शेषफल 0 नहीं आ जाए। कितनी बार जाएगा, क्या आएगा 765, कितना बचा 102। अब देखो शेषफल कितना हो गया 102, 0 नहीं आया है तो एक स्टेप हो गया अपना खत्म। अब इसका हमेशा भाग देना इसमें, इसका भाग देना है इसमें, दे दो ये 255, कितनी बार जाएगा 2 बार 204, क्या बचेगा 51। अब भी शेषफल नहीं आया 0, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक ये प्रक्रिया दोहराती जानी है। एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप, इसका भाग इसमें, कितनी बार 2 बार 102, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ जो संख्या होती है उसी हम कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया इसका 51। वापस चरण लिखना जरूरी है परीक्षा में अगर पूरे नंबर लाने तो सबसे पहले ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, एक ही जगह लिखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते, लिखो ए कितना अपना बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। तीसरा स्टेप 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस में 0, जब शेषफल 0 तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। तो इसका एचसीएफ कितना आया 51। दूसरा प्रश्न करते हैं अब हम मित्रों। प्रश्नावली का पहला सवाल खत्म होने के बाद अब करेंगे दूसरा सवाल। लो मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद समझा रहे हो क्या कह रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ऐसे इस तरह के प्रश्न जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उदाहरण कर चुके हम, 2 उदाहरण किए हमने पिछली वीडियो में। देखो प्रश्न कर रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस तरह के हमने उदाहरण पिछली वीडियो में किए थे कि आपको ये प्रूव करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप का होता है। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको हमेशा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है। उसके बाद आपको बी का मान लाना है, बी का मान मिलने के बाद आर का मान मिल जाएगा, जितने आर के मान होंगे उतने केस बनेंगे और ऑटोमेटिक आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो मैंने लिखा थी आपको कि आपको हर प्रश्न में लिखनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये क्या कह रहा है, इसका फॉर्मूला तो पता ही है, इसकी लाइन भी आपको लिखनी है। दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए, ए व बी के लिए, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं या ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर विद्यमान हो, क्यू व आर विद्यमान हो। किस प्रकार की कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से लेकर बी तक होता है, 0 से लेकर बी तक होता है। अब आपको प्रश्न देखकर यह पता करना है कि बी का मान क्या होगा। हमेशा क्यू के साथ जो भी होता है वो बी होता है, क्यू के साथ, क्यू का गुणांक बी, क्यू का गुणांक क्या होगा बी। तो यहां देखो 6q और 6q, तो बी का मान क्या हो जाएगा 6। जब बी का मान पता कर लोगे तो आर का मान आपको पता हो जाएगा। तो लिखेंगे माना b बराबर 6, ये मान सीधा लिखो इसमें। तो a बराबर 6q प्लस आर, और यहाँ हमेशा b का मान चेंज करना है। क्या लिखेंगे 0 r और लिखेंगे 6। अब r का मान क्या क्या हो सकता है, हमने कल ही सीखा था। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 कभी भी आर का मान नहीं हो सकता क्योंकि शेषफल है, शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। अब आपके आर के मान कितने मिले 1 2 3 4 5 6, जितने आर के मान उतने केस बनेंगे। अब आपको 6 केस, कितने से केस बनाने 6 केस बनाने। मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ फिर आगे सॉल्व करता हूँ। इसको जगह की थोड़ी शॉर्टेज इसलिए
आर के 6 मान है, इसलिए मैं पहले ले रहा हूँ कि आर बराबर 0 हो। तो केस पहला, कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे टोटल। फर्स्ट केस, फर्स्ट क्या होगा? आर बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ? ए बराबर 6q, आर किसके 0 लिख दिया, ये हो गया अपना 0। अब देखो ये संख्या 6q में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जो 2 से भाज्य होती है वो हमेशा सम संख्या होती है। क्या लिखेंगे? 6q 2 से भाज्य है, अतः 6q 1 या 6q धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा? धनात्मक समपूर्णांक। 2 का भाग जाएगा तो सम हो जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा तो विषम हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक है। अब केस नंबर दूसरा, मतलब आर। केस सेकंड, आर बराबर 1 हो तो, आर बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से वापस, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ए बराबर 6q प्लस 1, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा और ये 2 से भाज्य नहीं है, तो लिखेंगे कि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तीसरा केस में यहां कर रहा हूं, केस थर्ड, आर बराबर 2 हो तो क्या हो? तो आर बराबर 2, समीकरण वापस एक से, क्या है समीकरण 1 अपना? ए बराबर 6q प्लस आर, तो ए 6q, अब आर की जगह कितना लिखेंगे? 2, कॉमन आ रहा है 2, ले लो 2, 3q प्लस 1, और ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जो संख्या 2 से भाग जाती है या 2 से भाज्य है, ये संख्या क्या है? 2 से भाज्य है, इसलिए ये सम हो जाएगा, भाज्य है, अतः 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा? धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक है। केस 4 लेते हैं अब हम, जगह की थोड़ी शॉर्टेज इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और इसी पे मैं आगे चलता हूं। केस थर्ड के बाद केस 4, केस 4 आर बराबर क्या लेंगे? अब आर बराबर 3 हो तो, आर बराबर कितना हो तो? 3 हो तो समीकरण 1 से वापस, समीकरण 1 क्या लिखेंगे? ए बराबर 6q, आर की जगह कितना आएगा? 3 कॉमन आ रहा, लेकिन ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, तो लिखेंगे 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 3 विषम, सॉरी 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा? धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लेंगे केस 5, मतलब आर बराबर 4, केस 5 आर बराबर 4, जितने आर के मान ज्यादा होंगे प्रश्न उतना ही बड़ा होगा, उतने सारे केस बनेंगे। हो तो वापस समीकरण 1 से, ए बराबर 6q, आर की जगह कितना होगा? 4, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो ये होगा अपना 3q प्लस 2, 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो लिखेंगे संख्या 6q प्लस 4 2 से भाज्य है। क्या है? 2 से भाज्य है, अतः 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक होगा। कैसा होगा? धनात्मक समपूर्णांक। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या सम होती है, धनात्मक समपूर्णांक है। अब अपना आखिरी केस बचाए, जिसको मैं यहां कर रहा हूं, केस 6 क्या लिखेंगे? आर बराबर 5 हो तो, वापस समीकरण 1, बस सब प्रश्न में एक ही फॉर्मेट चलता है, रटा रटाया, पहले बी का मान निकालो, उसके बाद आर का मान निकालो, जितने ज्यादा आर के मान होंगे उतना बड़ा आपका प्रश्न हो जाएगा और उतने केस बनेंगे। कुछ भी इसमें बदला हुआ नहीं है, सब सिमिलर है प्रश्नों में। तो लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस 5, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, और जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है वो विषम होती है, भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 एक क्या 6q प्लस 5
धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, और आपको यही सिद्ध करना था। और लास्ट में आप लिखोगे अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। अगर इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो जरूर बताना। मित्रों, प्रश्नावली का तीसरा सवाल करते हैं। अभी लिखा हुआ है, देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, समान संख्या वाले कैसे स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा 26 जनवरी को लोग परेड करते हैं तो एक लाइन ऐसे बनती है, एक बनती है ऐसे। आपको ये बताना है कि ये 32 सदस्य वाली टुकड़ी के पीछे 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या निकालनी है आपको? हमेशा अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या जब भी पूछे प्रश्न में, क्या पूछे? अधिकतम संख्या, तो आपको हमेशा HCF क्या निकालना है? HCF। और HCF निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई है अपने? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम इस दोनों में क्या करते हैं? भाग देते हैं, और जब तक भाग देते जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो देखो करते हैं इसको, क्या लिखेंगे? 616 और 32, इन दोनों में कौन बड़ा है? 616। और जब अधिकतम संख्या पूछे तो आपको HCF क्या निकालना है? HCF। ये 616 भाग देंगे 32 बार, 608, कितना बचेगा इसमें? 8। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, इसका भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्या आ गया? 32। क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ जो संख्या होती है वो क्या होता है? अपना HCF। तो अपना HCF कितना आ गया? 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? 8। बस ये इसका आंसर था। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। बस। चौथा सवाल करते हैं अब। चलो बढ़ते चौथे सवाल की ओर। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे कृपया करके 2-3 स्टार लगा देना। सीधे सीधे कई बार परीक्षा में पूछ रखा है ये प्रश्न, और ये प्रश्न अच्छा भी है। देखो मैं पढ़ता हूँ इस प्रश्न को। क्या लिखा हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें क्या आ गया? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इससे पहले हमने 2 सवाल किए थे, उसमें सिर्फ लिखा था धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा या विषम होगा। इसमें नया वर्ग आया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस वर्ग के प्रश्न हमने आगे किए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्या आया? अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हमने क्या पढ़ा था? या तो धनात्मक पूर्णांक होगा, या धनात्मक सम पूर्णांक होगा, या धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब अपना नया वर्ग या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आपको पहले वाले सवालों में क्या करते थे? मैं फॉर्मूला बताया कि a = bq + r। आप हमेशा a का मान क्या निकालते थे? a का मान। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर। इसमें लिखा हो कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अब हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर। बस, बाकी सवाल वैसा का वैसा ही है। प्रश्न देखकर b का मान निकालेंगे, b का मान मिलने के बाद r का मान निकालेंगे। जितने r के मान बनेंगे उतने आपको केस बनाने हैं। केस बनाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं अब हम। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी वर्ग पूछे और घन पूछे तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड क्या लेने? अभाज्य गुणनखंड लेने, जो मतलब q का हो, q का गुणनखंड हो, q का गुणांक हो। जैसे इस प्रश्न में q का गुणांक कौन सा है? क्या दिख रहा है आपको? 3। q का गुणांक क्या दिख रहा है आपको? 3। जो q का गुणांक होता है उसके अभाज्य गुणनखंड अगर हो रहे तो करने हैं आपको, जब वर्ग पूछे या घन पूछे। अदरवाइज जब सीधा सीधा सवाल है कि धनात्मक पूर्णांक, तो आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, सीधे q का गुणांक लेना है। तो इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, वो लाइन लिखनी है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का, इसका कथन हर प्रश्न में लिखना आपको। हर प्रश्न में क्या होता है कथन? अब तक तो आपको याद होना चाहिए। दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए, a व b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्या q व r विद्यमान हो। क्या कैसी हो? तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a = bq + r। और हमें पता है कि जहां r 0 से लेकर b तक होता है। अब हमें प्रश्न देकर यह पता करना है कि इसमें
b का मान क्या होगा, तो ये क्या लिखा हुआ 3m, तो b का मान क्या आ जाएगा अपना 3, b का मान क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का तो अबाजी गुणनखंड कोई होता ही नहीं है 3, तो क्या लिखेंगे माना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है वैसा क्या वैसा, बस आपको सिर्फ a का वर्ग करना है, तो माना b बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, तो a बराबर 3q प्लस r और 0 ये r और ये हो गया। अब हमें पता है कि r का मान या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा और 3 से हमेशा छोटा होगा, तो क्या क्या होंगे r के मान, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 कभी भी r का मान नहीं हो सकता है। अब हमें मिल गया r के मान 0, 1 और 2, कितने बने 1, 2 और 3, तो हम कितने केस बनेंगे प्रश्न में 3 केस बनेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट, r बराबर 0 हो तो इसे कर दो समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1, तो क्या लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 0। अब हमें क्या पूछा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए इसका क्या करेंगे वर्ग, यही कर रहा हूं मैं कि वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 3q, ये लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q, स्क्वायर जगह की थोड़ी शॉर्टेज इसलिए मैं इस पास में कर रहा हूं, तो a स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ये देखो ये क्या गया 9q स्क्वायर, लेकिन हमें प्रश्न में क्या लेना है 3, क्या लेना है 3, तो इसमें 3 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे m लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक पूर्णांक है और m भी अपना क्या है एक पूर्णांक, इसलिए लिखेंगे अल्टीमेटली q a स्क्वायर बराबर 3m, और लिखेंगे हम माना 3q स्क्वायर बराबर m, और यही आपको सिद्ध करना था। एक तो हो गया पूरा, अब हम करेंगे अगला, तो मैं थोड़ा इसको रब करता हूं। केस फर्स्ट के बाद अब केस सेकंड ले रहे हम, केस सेकंड, जितने r के मान उतने आपको केस लेने, तो r बराबर क्या लेंगे 1 हो तो इक्वेशन फर्स्ट, वापस समीकरण 1, सभी सवालों में एक ही जैसा फॉर्मेट चलेगा, बस r का मान निकालो b का मान निकालो, जितने r के मान उतने केस बनेंगे। समीकरण 1 से a बराबर 3q प्लस 1, हमें अब क्या निकालना है पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करो वर्ग, ये वर्ग और ये 3q प्लस 1 का वर्ग, ये फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, a स्क्वायर बराबर ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर, एक को भेजेंगे उधर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, क्योंकि हमें क्या लाना है 3m प्लस 1, m और 3 लाना है, तो इसमें से कॉमन ले लो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 अपना है ये, और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे m, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे m, तो क्या आएगा अपने अल्टीमेटली a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 माना इसके बराबर m है, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, आपको यही तो लाना था। अब तीसरा केस एक और ले रहे हम, कि अगर r बराबर 2 हो तो ये आता है या नहीं आता है, केस अपना काम तो यहाँ तक खत्म हो गया। केस थर्ड, r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2, अब वापस दोनों तरफ वर्ग करना है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, वर्ग करने पर तो क्या आएगा a स्क्वायर 3q प्लस 2 a स्क्वायर, इसको वापस a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 और 3 12, क्या हो गया 12q। अब वापस इसको लाएंगे पास में, लेकिन हमें क्या लाना है 3m प्लस 1, ये क्या 3m प्लस 1 के रूप का हो रहा है। अब थोड़ा सा देखेंगे तो 4 को लिखेंगे हम 3 प्लस 1, क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 9q 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 का मैंने टुकड़े कर दिए। अब इसमें से 3 को ले लो कॉमन, ये बचा 3q, ये बचा 4q, ये बचा 1, ये बचा 1। अब इस पूरे की जगह लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m, तो 3m प्लस 1। तो क्या लिखना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।
प्रश्नावली 1.1 का ये आखिरी सवाल है, इसे कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इससे पहले हमने सवाल किया था उसमें क्या लिखा था, वर्ग, इसमें लिखा हुआ घन, क्या लिखा हुआ है, घन। बस ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है, ये आपको प्रूव करना है। ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे स्टार लगा देना। जब भी परीक्षा में वर्ग या घन पूछे तो आपको हमेशा इसके गुणांक का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, इसको याद करना। ये क्या गया 9, अगर आपने b का मान 9 ले लिया तो r के मान कितने आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रश्न कितना बड़ा हो जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जब भी घन पूछे, वर्ग पूछे, तो आपको हमेशा q के गुणांक का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। और 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं आपको बताइए, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 3, तो आप 9 ने लेके कितने लेंगे, 3। b का मान कितना लेंगे आप, 3, छोटा सा 3 जब लेंगे तो 0 और 1 2 केस बनेंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान। जब भी परीक्षा में वर्ग या घन का सवाल आए तब आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, अदरवाइज आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना। फिर आपको b का जो मान है वो सीधा सीधा लेना है। जब यहाँ सिर्फ लिखा हो धनात्मक पूर्णांक, सम हो या विषम हो, तो भी आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करने हैं। लेकिन जब वर्ग आए, घन आए, तो हमेशा आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड अगर हो रहा है तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 3 × 3, तो b का मान अपना हो जाएगा 3, तो आपका काम हो जाएगा आसान। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये अब तक तो याद होना चाहिए आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं, ये कथन इसका, ये आपको हर प्रश्न में लिखना है। पूरे पूरे नंबर मिलते हैं इसके परीक्षा में, एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा आपको। क्या होता है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए, पूर्णांकों a व b के लिए, दिए गए धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q व r विद्यमान हो कि, और फॉर्मूला में क्या बताए कि a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 व b के बीच में होता है। क्या होता है, अब आपको प्रश्न में देखकर b का मान किसका निकालना है, b का मान मैंने बताया, b का मान कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके, और 9 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 3, तो अब b का मान कितना लेंगे, 3। b का मान मिलने के बाद आपको r का मान निकालना है, जितने r के मान उतने केस, और प्रश्न ऑटोमेटिक हो जाएगा सॉल्व। तो क्या लिखेंगे आप, माना b बराबर क्या लेंगे, 3 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या किया, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए हमने 3 लिया है, 9 मत लेना। अब r का मान क्या हो जाएगा, 3b प्लस r, यहाँ और यहाँ चेंज करना आपको, 0 r क्या लिखेंगे 3, तो r के मान क्या निकले आपके, 0 1 और 2, r के कितने मान हुए, 1 2 और 3, तो प्रश्न में कितने केस बनेंगे, 3 केस। और आपको क्या करना, अब घन क्या करना है, घन मतलब 3 घात लगानी है, और घन के लिए एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। अब ये फॉर्मूला अपना काम आएगा, x प्लस वाई की घात 3, क्या होता है ये 9 क्लास में पढ़ा होगा, x³ y³ 3x² y 3y² x, पढ़ा था या नहीं पढ़ा, तो इसे अब याद कर लेना। अब हम लेंगे केस नंबर फर्स्ट, जगह की थोड़ी शॉर्टेज इसलिए मैं इसको रब करके आगे चलता हूं। अब हम केस ले रहे फर्स्ट, r बराबर 0 हो, तो जितने r के मान उतने केस प्रश्न में लेने हैं। केस फर्स्ट, r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0। अब हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या करना है, घन, तो दोनों तरफ घन कर लो। क्या करेंगे, घन मतलब 3 घात लगानी है, a की घात 3 बराबर 3 का घन कितना होता है, 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27q की घात 3। लेकिन हमें आंसर कैसा लाना है, 9m लाना है, तो क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 9 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 3q³। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि m भी हमारा पूर्णांक है और ये पूरी संख्या भी एक पूर्णांक है, इसलिए हम लिखेंगे a³ बराबर 9m। हम लिखेंगे माना m बराबर 3q³, ये अपना हो गया पहला समीकरण पहला, कि ये अपना हो गया सिद्ध। अब हम लेंगे केस सेकंड, क्या लेंगे, r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो ये फॉर्मूला याद करना, आप इसका उपयोग करेंगे इसमें, समीकरण 1 से, ये वाला अपना समीकरण 1 है, यहाँ पर लिखना भूल गया था मैं थोड़ा, समीकरण 1 से लिख दो इसको, समीकरण 1। तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करना है, घन करने पर, क्योंकि हमें घन करना है, तो घन करने
पर ये a की घात 3 बराबर ये 3q प्लस 1 की घात 3। अब इसको x प्लस वाई की घात 3 से खोलेंगे तो लिखेंगे x क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3y स्क्वायर x। तो लिख दो इसको तो ऐसे का ऐसे, इसको क्या लिखेंगे x क्यूब मतलब इसका क्या होगा 3 क्यूब, y क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x, तो ये x है अपना स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई की घात 2। सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो गया 27 क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो गया 3 तिया 9 9 तिया 27 9 27 क्यू स्क्वायर और ये अपना हो गया प्लस 3 तिया 9 क्यू। अब इसको क्यू की वाले को साथ में लिख दो, ये लिखेंगे 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इस पूरे में से 9 को ले लेंगे कॉमन, ये क्यू बराबर 9 आ गया बाहर, तो ये बचा 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम m। थोड़ा रब करता हूं मैं, उसके बाद इसको आगे करते कंटिन्यू वीडियो को। यहां से मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, तो a क्यूब बराबर इस पूरे की जगह हम लिख रहे हैं m, क्या लिख रहे हैं m बराबर होगा 9m प्लस 1। जहां लिखेंगे माना m बराबर m भी कोई पूर्णांक ही है क्यू क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 1। अब हम लेंगे r बराबर 2 हो, तो लास्ट केस अपना केस थर्ड लिखेंगे r बराबर 2 हो, तो वापस समीकरण 1 से समीकरण 1 a बराबर 3q प्लस 2। वापस क्या करना है आपको घन करना है और अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए 9m प्लस 1। ये भी आ गया ये भी आ गया, आपको ये लाना है आखिरी। तो लिखेंगे घन करने पर तो a क्यूब 3q प्लस 2, इस फॉर्मूले से वापस करेंगे घन, हम सीधा कर रहा हूं मैं अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। मैं यहाँ रब करके इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते। a क्यूब बराबर अपना आया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस ये अपना हो गया 3 की घात 2 मतलब 9 क्यूब, 9 और 27 2 54, कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये अपना हो गया 2 दूनी 4 4 12 36, क्या हो गया 36 क्यू। क्यू क्यू वाले को एक साथ में रख दो, यहाँ से 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। सभी में से आप क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को ले लिया कॉमन, कितना हो गया 3 क्यू क्यूब, ये कितना हो गया 4 9 54, ये 4 9 36 और ये प्लस 8। इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m, तो लिखेंगे 9m प्लस 8, क्योंकि q भी एक पूर्णांक है m भी एक पूर्णांक है। तो अब लिखेंगे माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया m। बस, तो आपने ये प्रूव करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और ये हमने प्रूव कर लिया। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 आज पूरी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 उसके उदाहरण के साथ।